Students, and welcome in our lecture third of class 8 chapter 4 materials, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ रिएक्शन विद वाटर। इसमें आपको मैंने मेटल्स के बारे में बता दिया था, जो आपको लेक्चर सेकंड की वीडियो में मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दे डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल्स कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन इसमें जो एक चीज़ आपको याद रखनी है वो रहेगा आपका फॉस्फोरस। इट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो क्या करता है, बहुत जल्दी बर्न करता है, और बर्न करने के साथ वो क्या करता है, हीट को रिलीज़ करता है। तो इसीलिए फॉस्फोरस को बर्न ना हो, इसको सेव करने के लिए हम इसे वाटर में डिप करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी बनता है। फॉस्फोरस को एयर में रखने से वो क्या करेगा, बर्न करेगा, और बर्न करके वो हीट रिलीज़ करेगा। इसलिए इसे बचाना है तो हम इसे वाटर में रखते हैं। तो ये थी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। ऐसे ही हमारे पास थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आती है और उसे हम कहते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें आपको सिर्फ मेटल के केस में एक फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला आपका ये है कि जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज ए प्रोडक्ट वो दो चीज़ें बनाते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका सॉल्ट, और सेकंड वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। और हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ H2। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आपने मेटल ले लिया सोडियम, और एसिड ले लिया आपने HCl, इसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। NaCl ये है कॉमन सॉल्ट, ये है कॉमन सॉल्ट, यानी कि वो नमक जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसमें से जो आपको सेकेंड बात याद रखनी है मेटल के केस में, वो है आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग हाइड्रोजन गैस। मान लो कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड फिल कर दिया, और एसिड्स में आपने क्या किया है, कुछ जो है मेटल डाल दिए। तो जो सॉल्ट होगा वो तो आपको कहीं नीचे डिपॉजिट मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो गैस होगी, क्योंकि वो गैस है तो वो सरफेस से बाहर जाएगी, या हम कहें टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी। जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस पे आप बर्निंग फ्लेम लेके आओगे या मैच स्टिक लेके आते हो, इसे हम कह रहे हैं मैच स्टिक, तो उससे क्या होता है, जो आपकी हाइड्रोजन गैस थी इट विल स्टार्ट बर्न। वो क्या करने लग जाती है, बर्न करने शुरू कर जाती है, और बर्न करने की वजह से वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं पॉप साउंड। इट इज़ नोन एज पॉप साउंड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाई ए पॉप साउंड इज़ बर्न व्हेन एसिड एंड मेटल आर रिएक्ट विद ईच अदर। तो रीज़न यही है, बर्निंग फ्लेम की वजह से हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो बर्न होने से वो पॉप साउंड को रिलीज़ करती है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मेटल्स। ऐसे ही इसमें अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में आपको सिंपल यही कहना है कि नॉन मेटल्स जनरली दे डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स।
नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी जो आएगी केमिकल प्रॉपर्टी, वो आएगी रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, तो बेस के में भी आपकी सेम बिल्कुल वही रहेंगी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो आप मेटल्स के लिए लिखो या आप जो है नॉन मेटल्स के लिए लिखो। दोनों के केस में जो आपने रिएक्शन विद एसिड पढ़ा था बिल्कुल सेम वही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। ओके, तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक आपका जो टॉपिक रह रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये, कैसे होता है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है, यानी कि CuSO4। इसे हम कहते हैं इट इज़ कॉपर सल्फेट। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट का कलर बताओ, तो कलर आपको याद रखना है, इसका कलर होता है ब्लू। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम कॉपर सल्फेट में जिंक जो मेटल है अगर हम उसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, कुछ और ही बनता है, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो होगा ZnSO4, यानी कि ये बन गया, जो पहले कॉपर सल्फेट था वो अब बन गया जिंक सल्फेट, और जो कॉपर रह गया था इसका जो कॉपर रह गया था वो हमें कहीं नीचे मिल जाएगा। ये है हमारा कॉपर। कलर पूछा जाए तो कॉपर सल्फेट कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, और अगर कॉपर का कलर पूछा जाए तो इसका होता है रेड। कॉपर इज़ फाउंड इन रेड कलर। तो एक ये रिएक्शन होता है, इसको आप जिंक की जगह आप आयरन से भी कर सकते हो, Fe यानी कि आयरन। जब आप आयरन से पढ़ोगे तो आयरन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सेम ही रहेगा। तो दोनों की एक बार हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, या आप किसी एक इक्वेशन से भी समझ सकते हो। तो यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, जब इसमें हमने ऐड किया जिंक, तो ये हमारे पास बना जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो जिंक मेटल है वो क्या है, ये जो कॉपर मेटल है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इट इज़ मोर रिएक्टिव। तो एक बेसिक आपका रूल होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 10th में, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ से कॉपर हट जाएगा तो आपका सॉल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर रिएक्टिविटी की आप बात करो तो इसमें आप सिर्फ दो चीज़ें याद रखना, एक तो है मोर रिएक्टिव और एक है लेस रिएक्टिव। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है आपका पोटेशियम, इट इज़ K, पोटेशियम। ये आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव। वहीं पे आप अगर लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव की बात करो तो वो है आपका गोल्ड।
यानी कि गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। कुछ इसमें आपके 1-2 पॉइंट्स हैं वो आपको वैसे ही बता देते हैं। जैसे आपने आयरन की रस्टिंग पढ़ी है, तो वैसे ही आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या कॉपर की भी रस्टिंग होती है? तो यस, आपका आंसर रहेगा बिल्कुल, कॉपर की भी रस्टिंग होती है और उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। किसका? कॉपर रस्टिंग का। ओके, ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो उनका बहुत जगह यूज़ है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो मेटल एंड नॉन मेटल से ही बनाए जा रहे हैं। इवन अगर आप बात करते हो तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है इसमें, एक तो है प्लांट और एक है ह्यूमन। प्लांट में देखो आपने पढ़ा है कि जो ग्रीन कलर होता है डैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट में या क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो आपका आंसर रहेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन बॉडी का आपने 7th क्लास में एक कंपोनेंट पढ़ा था, इट इज़ RBC, रेड ब्लड सेल, और इसमें हमें आयरन मेटल मिलता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखना, प्लांट में मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, और ह्यूमन बीइंग में जो RBC है उसमें हमें आयरन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको एक छोटी सी बात बताएं तो आपने जैसे केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे 7th क्लास में, ठीक है, आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। तो अगर मेटल्स या कोई भी मटेरियल है, अगर वो केमिकल प्रोसेस से फर्दर अगर वो स्प्लिट नहीं होते हैं, यानी कि वो और जो है पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। इट इज़ नोन एज एलिमेंट्स। ओके, और एलिमेंट में अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, तो वो है आपका एटम्स। अब क्या होते हैं ये आप जो है हायर क्लासेस में स्टडी करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th। और जर्नली जो है 114 शायद एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स आप हमें जो है वो बाय नेचर मिलते हैं। 94 जो एलिमेंट्स हैं वो हमें बाय नेचर मिलते हैं, और रिमेनिंग जो आपके रह गए वो मैन मेड हैं। और मैन मेड में कई मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनको हमने बनाया है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को मिक्स करके, जिन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स, या इन्हें कई बार एलॉय भी कह दिया जाता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे इन चैप्टर 4। तो ये है बेटा आपका चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू बेटा।